नमस्ते दोस्तों, मैं केरल विश्वविद्यालय की दूर शिक्षा संस्थान की प्राध्यापिका डॉक्टर इंदु केवी आज आप लोगों के सामने शोध परिभाषा एवं पद्धति पर कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो आप लोग जानते हैं शोध क्या है, लेकिन हिंदी भाषा और साहित्य में पिछले अनेक वर्षों से शोध हो रहा है। तो अधिकांश शोध कार्य उद्देश्य की दृष्टि से बहुत उत्तम होते हुए भी इसकी कार्यविधि अत्यंत स्तरहीन है। तो शोध के स्तर में निरंतर गिरावट की चर्चा सुनी जाती है। किसी न किसी प्रकार शोध करने के बारे में ही विद्यार्थियां सोचते हैं। वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक कार्यविधि के बारे में वे सोचते ही नहीं है, इसलिए शोध के स्तर गिरावट की ओर ही जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों न शोध पर थोड़ी सी बातें आप लोगों से हो जाए। तो शोध क्या है? शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। रेटमैन और मोरी ने अपनी किताब द रोमांस ऑफ रिसर्च में शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। तो हम आगे शोध के अंग क्या क्या है इसके बारे में सोच लेंगे। तो ज्ञान के क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा, वही शोध के पहला अंग है। तो इसमें प्रासंगिक तथ्यों का संकलन होता है, विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन होता है और अंत में परिणाम स्वरूप निर्णय होता है। शोध का महत्व क्या है? तो अधिकांश लोग शोध के बारे में बताते हैं, लेकिन इसके महत्व के संबंध में ज़्यादातर बताते नहीं हैं। शोध मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है तथा ज्ञान भंडार को विकसित एवं परिमार्जित करता है। शोध से व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होता है। इतना ही नहीं, शोध से व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी होता है। शोध सामाजिक विकास का सहायक होता है। शोध जिज्ञासा मूल की संतुष्टि करता है। तो मनुष्य वास्तव में एक जिज्ञासु प्राणी है, तो उन्हें शोध करना ही होता है। तो इस जिज्ञासा की संतुष्टि शोध ही करता है। शोध अनेक नवीन कार्यविधियां एवं उत्पादों को विकसित करता है। शोध पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक होता है। तो शोध करने से पहले हमें एक पूर्वाग्रह होता है, तो इसका निवारण हम कैसे करते हैं? शोध के माध्यम से ही करते हैं। तो शोध ज्ञान के विविध पक्षों को गहनता एवं सूक्ष्मता प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमारे समाज में शोध का बहुत अधिक प्रमुखता है। तो आगे हम शोध की प्रमुख पद्धतियों पर विचार करेंगे। अधिकांश लोग अनेक शोध करते हैं, लेकिन इसके पद्धतियों के बारे में ज़्यादातर जानते नहीं हैं। तो अधिकांश लोग पूछते हैं किस पद्धति के आधार पर आपने शोध किया, तो लोगों को ये मालूम नहीं होते हैं। विशेषकर विद्यार्थियों को इसके संबंध में जानकारी ही नहीं होते। तो आगे हम शोध के प्रमुख पद्धतियों के संबंध में विचार करेंगे। तो पहला है सर्वेक्षण पद्धति, जिसे अंग्रेजी में सर्वे मेथड कहते हैं। दूसरा है आलोचनात्मक पद्धति, जिसे अंग्रेजी में क्रिटिकल मेथड कहते हैं। और आगे समस्या मूलक पद्धति है, जिसे प्रॉब्लम बेस्ड मेथड कहते हैं। तुलनात्मक पद्धति है कंपैरेटिव मेथड। वर्गीय अध्ययन पद्धति है क्लास बेस्ड मेथड। क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति है रीजनल मेथड। और अंत में आगमन निगमन यानी इंडक्शन डिडक्शन पद्धति। इसके अलावा भी बहुत अधिक पद्धतियाँ हैं, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इन सारे पद्धतियों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो पहले हम आलोचनात्मक पद्धति पर विचार करेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में क्रिटिकल मेथड कहते हैं। तो आलोचनात्मक पद्धति के अंतर्गत ही हम काव्यशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग करते हैं, जिसे एस्थेटिक पोएटिक मेथड भी कहते हैं। काव्यशास्त्री के आधार को बनाकर हम आलोचना करते हैं। आगे समाज शास्त्र को आधार बनाकर समाज शास्त्रीय पद्धति के आधार भी हम आलोचना करते हैं। और भाषा विज्ञान को मूल बनाकर यानी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम रिसर्च करते हैं यानी शोध करते हैं। और शैली वैज्ञानिक पद्धति है आगे,
इसे स्टाइलिस्टिक मेथड कहते हैं। भाषा वैज्ञानिक पद्धति को हम लिंग्विस्टिक मेथड कहते हैं और शैली वैज्ञानिक पद्धति को स्टाइलिस्टिक मेथड कहते हैं। इसमें शैली विज्ञान को आधार बनाकर हम आलोचना करते हैं। आगे मनोवैज्ञानिक पद्धति है, जिसे साइकोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो इसमें मनोविज्ञान इसका आधार होता है, आलोचना का आधार मनोविज्ञान होते हैं। आगे हम शोध के प्रकार पर विचार करेंगे। तो उपयोग के आधार पर विशुद्ध या मूल शोध कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्योर फंडामेंटल रिसर्च, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। और प्रायोगिक या प्रयुक्त या क्रियाशील शोध है, जिसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ये उपयोग के आधार पर है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो काल के आधार पर भी हम शोध के प्रकार विभाजित किया है शोध को। ऐतिहासिक शोध, जिसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च अंग्रेजी में कहते हैं, और वर्णनात्मक या विवरणात्मक शोध, जिसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। तो आगे ये क्या क्या है इसके बारे में हम बता देंगे। तो विशुद्ध या मूल शोध क्या है? इसमें एक सिद्धांत यानी थियरी का निर्माण होता है, जो ज्ञान का विस्तार करता है। हम जानते आए हैं कितने सिद्धांत हम पढ़ते हैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत, भाषा विज्ञान के अंतर्गत। इन सभी सिद्धांतों का निर्माण शोध के आधार पर ही लोगों ने किया है। तो इस शोध में, विशुद्ध या मूल शोध में, इस प्रकार सिद्धांतों का निर्माण होता है। तो ज़्यादातर हम विज्ञान और गणित इन क्षेत्रों में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में भी साहित्यिक सिद्धांत है, तो इसमें भी विशुद्ध या मूल शोध का प्रयोग करते हैं। आगे प्रायोगिक या प्रयुक्त शोध यानी अप्लाइड रिसर्च है। इसमें समस्यामूलक पद्धति का उपयोग होता है। किसी समस्या का समाधान यानी किसी सामाजिक या व्यावहारिक समस्या का समाधान इसमें होता है। तो साहित्य के क्षेत्र में ज़्यादातर अप्लाइड रिसर्च ही होता है। इसमें विशुद्ध शोध से यानी सिद्धांतों का सहायता भी हम ले सकते हैं, विशुद्ध शोध से सहायता ली जाती है। आगे ऐतिहासिक शोध है, हिस्टोरिकल रिसर्च हम किसे कहते हैं। तो इतिहास को ध्यान में रखकर ये शोध होता है। तो इसमें मूल प्रश्न ये होता है कि क्या था, तो इतिहास में क्या हुआ था, इसके आधार पर ही हम ऐतिहासिक शोध करते हैं। आगे वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध है। वर्णनात्मक शोध में शोधकर्ता यानी वेरिएबल्स, जो शोध के जो वेरिएबल्स है, इस पर शोधकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग करते हुए इस प्रकार का शोध करते हैं। तो सर्वेक्षण के बाद ही हम ये तय कर सकता है कि ये इसका वेरिएबल्स क्या क्या है। तो वर्तमान समय का वर्णन इसमें होता है और इसका मूल शोध प्रश्न होता है क्या है, ये क्या है, यही इसका शोध प्रश्न है। और विश्लेषणात्मक शोध यानी एनालिटिकल रिसर्च में तो शोधकर्ता को ये वेरिएबल्स यानी चरों पर नियंत्रण होता है। वो पहले ही जानते हैं कि ये क्या हो सकता है, तो पहले से उपलब्ध सूचनाओं व तथ्यों का अध्ययन करता है। पहले ही उन्हें ये सूचना मिलती है कि ये सब होने वाला है और इन उपलब्ध सूचनाओं के माध्यम से ही इस प्रकार का शोध विश्लेषण करता है। आगे शोध समस्या का निर्माण यानी इसका निर्माण कैसे होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, रिसर्च प्रॉब्लम्स किस प्रकार हम इसे ढूंढते हैं, इसके बारे में आगे हम बता देंगे। तो समस्या का सामान्य व व्यापक कथन है इसका पहला। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन जनरल वे, वही पहला कदम है, पहला चरण है। और यानी समस्या क्या है, इसका एक व्यापक कथन हम इसमें कहते हैं। और दूसरे चरण में आते आते समस्या के प्रकृति को हम समझने का प्रयास करते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। इस समस्या का नेचर यानी प्रकृति क्या है, इस समस्या को, इस प्रकृति को समझने का प्रयास करता है। तो आगे साहित्य से सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग करता है, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करता है, यानी सर्वेइंग द रिलेटेड लिटरेचर। तो इससे संबंधित जो भी साहित्य, जो भी कार्य हम मिलते हैं, इसका सर्वेक्षण करते हैं। तो आगे परिचर्चा के द्वारा विचारों का विकास करता है, यानी इसके डेवलपिंग है, डेवलपिंग द आइडियाज़ थ्रू डिस्कशन। तो हम परिचर्चाओं के माध्यम से
इस रिसर्च प्रॉब्लम्स का विकास करते हैं और अंत में इस शोध समस्या का पुनर्लेखन है, रिफ्रेशिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। यही शोध समस्या का निर्माण चरण है। आगे हम शोध प्रबंध की रूपरेखा किस प्रकार तैयार करते हैं इस पर विचार करेंगे। तो हमेशा विद्यार्थियों को एक समस्या के रूप में उनके सामने प्रस्तुत होता कि ये शोध प्रबंध की रूपरेखा कैसे तैयार करें, तो इस पर हम आगे बता देंगे। तो सबसे पहले हमें सही शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। तो अधिकांश विद्यार्थियों को यही समस्या होती है कि ये शीर्षक के चुनाव किस प्रकार करें। तो विषय वस्तु को ध्यान में रखकर हम शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। शीर्षक ऐसा हो जिससे शोध निबंध का उद्देश्य अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहा हो। तो जो निबंध ने जो विषय हमने ले लिया है इसका उद्देश्य को सही रूप से स्पष्ट करने वाला शीर्षक हमें चुनना चाहिए। शीर्षक न तो अधिक लंबा और न अधिक छोटा होना चाहिए। तो हमेशा ये बड़े बड़े लंबे लंबे शीर्षक लोग रखते हैं, विद्यार्थी लिखते हैं, लगाते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। उतनी बड़ी भी नहीं होना चाहिए और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। और शीर्षक के निबंध में उपयोग किए गए शब्दों का ही ज़्यादातर से ज़्यादा जहाँ तक हो सके इसका ही उपयोग करना चाहिए। और अधिकांश इस प्रकार होता है कि अधिकांश शोध निबंध का शीर्षक ऐसे होते हैं कि इसमें कोई भ्रामक लगता है। तो इस प्रकार के भ्रामक कल्पनाओं को नहीं लेना चाहिए। शोध शीर्षक से हमें शोध का पूरा पता मिलना ही चाहिए। शीर्षक को रोचक अथवा आकर्षक बनाने का प्रयास ज़रूर होना चाहिए। तो हमें एक जिज्ञासा होना चाहिए कि शीर्षक सुनते वक्त इसमें क्या होगा, क्या शोध किया होगा, इस प्रकार की एक जिज्ञासा होना चाहिए। इस प्रकार रोचक हम आकर्षक बना सकते हैं। और शीर्षक का चुनाव करते समय शोध प्रश्न को एक रिसर्च क्वेश्चन है, इसको हमें ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अधिकांश शोध शीर्षकों में इस प्रकार नहीं किया करते हैं। तो हमें ज़रूर शोध प्रश्न को ध्यान में रखना चाहिए। साहित्य सर्वेक्षण के स्रोत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्या क्या है हमारे साहित्य सर्वेक्षण के स्रोत? पाठ्य पुस्तक और अन्य ग्रंथ हैं, इसके साथ शोध पत्र है और सम्मेलन और सेमिनारों में जो आलेख पढ़े गए हैं ये सब इसमें आते हैं। और शोध प्रबंध यानी पहले जो किए हैं इसके थीसिस यानी डिसर्टेशन, शोध प्रबंध को भी हम ले सकते हैं। पत्रिका एवं समाचार पत्रों से हम स्रोत ले सकते हैं। इंटरनेट है, ऑडियो वीडियो है और साक्षात्कार, इंटरव्यूज़, हस्तलेख अथवा अप्रकाशित पांडुलिपि, इन सभी बातों से हम साहित्यिक सर्वेक्षण के स्रोत ले सकते हैं। आगे हम हाइपोथेसिस के बारे में, परिकल्पना कहते हैं हिंदी में, इसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो जब शोधकर्ता किसी समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान यानी एक टेंटेटिव सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो इस एक जांचनीय प्रस्ताव के रूप में करता है। इस जांचनीय प्रस्ताव को हम टेक्निकल टर्म यानी तकनीकी भाषा में परिकल्पना या प्राकल्पना कहते हैं। तो इस तरह परिकल्पना या प्राकल्पना किसी शोध समस्या का एक प्रस्तावित जांचनीय उत्तर होती है। तो इसे हम परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। आगे परिकल्पना की विशेषताएं क्या क्या है? तो परिकल्पना को जांचनीय होना चाहिए। बनाई गई परिकल्पना का तालमेल, हार्मनी अध्ययन के क्षेत्र की अन्य परिकल्पनाओं के साथ होना चाहिए। तो परिकल्पना को मितव्ययी होना चाहिए, बहुत अधिक नहीं, एक मितव्ययी रूप में इसको लिखना चाहिए। और परिकल्पना में तार्किक यानी लॉजिक होना चाहिए, तार्किक पूर्णता और व्यापकता का गुण होना चाहिए। परिकल्पना को बहुत ही मित रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए और इसके अध्ययन क्षेत्र के मौजूदा सिद्धांतों एवं तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। हम जो एक नए सिद्धांत बनाने जा रहे हैं तो मौजूदा सिद्धांतों और तथ्यों का भी संबंधित होना जरूरी है। और परिकल्पना को संप्रत्यात्मक यानी कंसेप्चुअल इस रूप से स्पष्ट होना चाहिए। परिकल्पना को अध्ययन क्षेत्र में मौजूदा सिद्धांतों एवं तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया। तो यह परिकल्पना की विशेषताएं। आगे हम परिकल्पना के निर्माण के लिए जो जो स्रोत होते हैं एक कैसे
इसका स्रोत हम ले सकते हैं, इसके बारे में बता देंगे। तो पहले व्यक्तिगत अनुभव, हमें जो भी व्यक्तिगत अनुभव है इसको हम शोध के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि एक हाइपोथेसिस ही है, एक परिकल्पना ही है, इसलिए वैयक्तिक अनुभवों को भी ले सकते हैं। और पहले किए शोध के जो परिणाम है इसे ले सकते हैं। पुस्तकें, शोध पत्रिकाएं, शोध सार आदि सभी से हम परिकल्पना निर्माण के स्रोत ले सकते हैं। और हमें जो उपलब्ध सिद्धांत है उन्हीं से ले सकते हैं। और निपुण विद्वानों के निर्देशन भी हमें इसके लिए ले सकते हैं। आगे शोध प्रक्रिया के प्रमुख चरण है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शोध प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन कौन है। तो अनुसंधान समस्या का निर्माण, यानी सबसे पहले का चरण है एक समस्या का निर्माण। हम जो शोध कर रहे हैं इसमें जो समस्या है इसका निर्माण, यानी किस समस्या पर हम शोध कर रहे हैं इस पर हम पहले विचार करना है, पहला चरण वही है। और दूसरा है संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण। और तीसरा चरण है परिकल्पना, हाइपोथेसिस, इसका निर्माण। और चौथे चरण में हम शोध की रूपरेखा, यानी रिसर्च डिजाइन रूपरेखा, सिनॉप्सिस कहते हैं हम, शोध प्रारूप, शोध रूपरेखा, ये सब हिंदी में कहते हैं, इसको तैयार करना चाहिए। और आगे आंकड़ों का संकलन, तथ्यों का संग्रह है हमारे अगला चरण। और इन तथ्यों को संकलन करने के बाद हमें क्या करना है, इन तथ्यों का विश्लेषण करना है। और प्राकल्पना की जांच पड़ताल ये सब करना चाहिए। फिर सामान्यीकरण एवं व्याख्या है, फिर शोध प्रतिवेदन तैयार करना है। इतना ही है। तो सबको धन्यवाद। एक शोध प्रबंध कैसे तैयार करें और शोध क्या है, इसके जो प्रक्रिया क्या क्या है, इसके संबंध में हम बताए हैं। अब आप सबको धन्यवाद।